नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर शेख मोहम्मद सऊर और आप सबको वेलकम करता हूं हमारे प्रोग्राम में कि जिसका नाम है सेहत है ज़िंदगी ऑन NBTV, स्पॉन्सर्ड बाय दारुल अद्वियात, एक्सक्लूसिव पार्टनर डॉक्टर विल्मर शॉबे जर्मनी। आज हमारे साथ सेट पर मौजूद हैं मेहमान शख्सियत, ये हेल्थ एक्सपर्ट हैं। हम इनको वेलकम करेंगे होम्योपैथिक डॉक्टर इलाही बख्श साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, जैसा कि आप देखते हैं कि सर्दियां आ चुकी हैं और सर्दियों का मौसम में देखता हूँ आम तौर पे जो है हम सबको ही अच्छा लगता है कि एक तो ये है कि सर्दियों में हमें बहुत ज़्यादा जो है वो फल फ्रूट और ये ड्राई फ्रूट का एक जो है वो सीज़न आ जाता है कि हम सब इससे जो है लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये देखता हूँ कि जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो लोग थोड़ा बहुत बीमार पड़ना भी शुरू होते हैं। तो आप एज ए हेल्थ एक्सपर्ट इस पर क्या राय देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्दियों की आमद पर आपका ये प्रोग्राम और आपका ये सवाल दोनों ही बहुत ही बरमहल और बमौका है। सर्दियों का मौसम किसे पसंद नहीं? बिल्कुल। यकीनन गर्मियों के मुकाबले में, झुलसी हुई कैफियत के मुकाबले में जब ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं तो अच्छा महसूस होता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि सर्दियों का मौसम बताते खुद तो बीमार नहीं करता, लेकिन ऐसे कुछ हालात पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से दो तरह की बीमारियां पैदा होने लगती हैं। बड़ों को भी यानी तकलीफ़ उठाना पड़ती है और ख़ास तौर पे बच्चों को भी तकलीफ़ उठाना पड़ती है। कुछ बीमारियां जो है वो मौसम ही की मरहून मिन्नत होती हैं और कुछ बीमारियां मौसम की वजह से ज़्यादती का अंदिया देती हैं। तो इस तरह से हम ये समझते हैं कि सर्दियों का जो मौसम है, जहाँ बहुत सारी सहूलतों के लिए हमारे ख्वाबों की ताबीर होता है, वहीं पे कुछ तकलीफ़ का सबब भी बनता है। ठीक है सर। अच्छा, एक जो बात देखी गई है आमतौर पे, जैसे ही ठंड हवाएं चलना शुरू होती हैं तो अक्सर लोगों को जो है वो स्नीजिंग, फ्लू और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। या वो तमाम लोग जो कि ऐसे इलाकों में जाते हैं जो बहुत ज़्यादा सर्द हैं, वहाँ पे भी ये देखा जाता है कि अक्सर उनको फ्लू हो जाता है। तो क्या सर्द हवाओं का फ्लू से ताल्लुक़ है? देखिए, सर्द हवाओं का बराह रास्त तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन चूँकि हमारा जिस्म एक ख़ास किस्म की एनर्जी के ट्रांस में रहकर नॉर्मल ज़िंदगी गुजारता है। जब कभी भी हमें सर्दी का सामना करना पड़ता है तो इसका मतलब है एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होती है, और अगर हम एनर्जी का उसके मुताबिक कंपनसेशन ना दें अपने जिस्म को, तो फिर हम सर्दी का मुकाबला करने के लायक नहीं रहते और हमारा जिस्म यानी बीमारियों को जिस्म पर हावी होने का मौका फराहम कर देता है। तो इसलिए सर्दियां जो है वो सर्दियों में आम तौर पे हम ये देखते हैं कि छींकें ज़्यादा आना, नज़ला होना या हाथ पे ठंडे हो जाना या इस किस्म की और बहुत सी तकलीफ़ें, गले की तकलीफ़ें, बुखार हो जाना, छाती का जकड़ जाना, उम्र के लिहाज से जो है वो बहुत सी तकलीफ़ें हमें हो सकती हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, आप ये बताएं सर एज ए हेल्थ एक्सपर्ट, चूँकि आपकी बहुत अरसे से जो है वो प्रैक्टिस भी रही है, सर्दियों की वो कौन सी आम बीमारियां हैं जो अक्सर लोगों को हो जाती हैं? देखिए, बीमारियों को हम जर्नल लिस्ट के तौर पे तो नहीं पेश कर सकते। हम उम्र के लिहाज से अगर ग्रुप बनाएं तो उसके लिहाज से मुख्तलिफ़ बीमारियां हमारे सामने आती हैं। मसलन छोटी उम्र के जो बच्चे हैं उनकी बीमारियां मुख्तलिफ़ होती हैं। उनकी बीमारियों में नज़ला, ज़ुकाम, गले की ख़राबी या बुखार आ जाना, छाती का जकड़ जाना, हाथ पैर ठंडे हो जाना, ये बीमारियां होती है। और इनका हल यकीनन अच्छे और गर्म मशरूबात भी हैं, गर्म ग़िज़ाएँ भी हैं और मुनासिब दवा, अगर ज़रूरत पेश आ जाए तो मुनासिब दवा। वरना ये है कि अपने जिस्म को ढाँप के रखें, गर्म रखें, तो उस सूरत में भी हमें फ़ायदा हो जाता है। दूसरा, उम्र जो आती है वो उम्र है कि जिसको हम बलूगत की उम्र या जवान उम्र कहते हैं। तो जवान उम्र के अंदर आम तौर पर डायरिया के केसेस देखने में आते हैं, वोमिटिंग के केस देखने में आते हैं, बदहज़मी के केस देखने में आते हैं। इसकी एक बड़ी वजह तो ये बताई जाती है कि सर्दियों में चूँकि लोग एक ही जगह पे बैठे रहते हैं और खा पी कर सो जाते हैं, तो वो हज़म नहीं कर पाते और अल्टीमेटली किसी न किसी बदहज़मी या हाजमे की ख़राबी
का शिकार होते हैं और हाजमी खराबी में क़ै भी हो सकती है, मोशन भी हो सकते हैं और इस किस्म की दीगर तकालीफ भी हो सकती हैं। अगर हम बड़ी उम्र के हवाले से देखें तो उनमें जो है वो जोड़ों का दर्द है या दिल के दौरे हैं या ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना है, तो ये सब चीज़ें सर्दियों के अंदर हम देखते हैं और इनका मुशाहिदा करते हैं और इनका मौके की मुनासिबत से इलाज किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात। अच्छा, एक और बीमारी जो सर आजकल मैं देख रहा हूँ कि हमारे मुल्क में और ख़ास तौर पे हमारे कराची शहर में इन सर्दियों के दिनों में बहुत ज़्यादा फैल रही है, वो है डेंगू वायरस। तो क्या डेंगू का ताल्लुक भी जो है वो सर्द मौसम से है? आजकल के मौसम के लिहाज से जो इस वक्त मॉडरेट सर्दी का मौसम है, जो कि पूरे पाकिस्तान में तकरीबन मॉडरेट ही है बासिवाय कुछ सर्द इलाकों के, उसमें डेंगू का मच्छर को पनपने का अच्छा मौका मिलता है और डेंगू का एक मखसूस मच्छर है कि जो डेवलप होता है और वो एक वायरस को कैरी करने का सबब बनता है। वाज़ेह है कि डेंगू एक ऐसा मर्ज़ है कि जिसका इलाज सिर्फ मैनेजमेंट में है। डेंगू इस मौसम में अच्छा खासा देखने में आ रहा है और इस हवाले से ज़रूरी है कि आप लोगों को भी आगाही दी जाए कि डेंगू का मर्ज़ एक ख़ास वायरस के सबब पैदा होता है और इसकी इब्तदाई अलामात इसके इन्फेक्ट होने के 5 से 6 दिनों के अंदर नमूदार होती हैं और तकरीबन इब्तदाई अलामात के बाद की जो अरसा है वो अरसा भी 5 से 7 दिनों पर मुश्तमिल होता है और उसको हम फेब्राइल फेज़ कहते हैं। ठीक है। फेब्राइल फेज़ में बुखार होना, जिस्म में दर्द होना, आँखों में दर्द होना, सर में दर्द होना और बाज़ औक़ात उल्टी और क़ै होना, ये देखा गया है। फेब्राइल फेज़ का इलाज सिर्फ़ और सिर्फ दाफ़े बुखार दवा और दाफ़े दर्द दवा से किया जाता है और वो भी वो दवाएं जो कि किसी और सिस्टम को नुकसान ना पहुंचाएं, उन दवाओं से किया जाता है। और इस दौरान में मरीज़ में चूँकि फ्लूइड की कमी हो जाती है या मायात की कमी हो जाती है तो उनको मुनासिब मिक़दार में फलों के रस या सादा पानी, ORS वग़ैरह दिया जाता है। अब इसके बाद जब जैसे ही ये अरसा ख़त्म होता है तो उसके बाद जो रिकवरी फेज़ है वो रिकवरी फेज़ 2 दिनों पर मुश्तमिल होता है, यानी 48 घंटों पर मुश्तमिल हो सकता है। रिकवरी फेज़ के हवाले से मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि रिकवरी फ़ेज़ ही वो वाहिद फ़ेज़ है जो कि ज़्यादा तवज्जो तलब है। यानी वो जो 5 दिन या 7 दिन जो बुखार के थे वो अपनी जगह पर तवज्जो तलब थे, लेकिन रिकवरी फ़ेज़ उससे कहीं ज़्यादा तवज्जो मांगता है। वो तवज्जो क्या है कि उस दौरानिए में उस 5-6 दिन पहले की हुई जो भी कबाहतें होंगी या जो बेएहतियातियाँ होंगी, उन बेएहतियातों की के नताइज अब बरामद होना शुरू होंगे। वो बेएहतियातियाँ क्या हो सकती हैं? मसलन अगर हम बुखार के दौरान बहुत ज़्यादा जूसेस का इस्तेमाल कराते हैं, बहुत सौ को ये देखा कि वो डॉक्टर के पास गए, उन्होंने उसको ड्रिप लगा दी और कहा कि ठीक है पानी की कमी पूरी हो जाए। और एक हमारे यहाँ एक मिथ भी पाया जाता है कि डेंगू के मरीज़ के लिए सेब और अनार का जूस बेतहाशा जितना पी सकते हैं पिए, दबा कर पिए और पता नहीं क्या क्या कहा जा सकता है। इसी तरह पपीते के पत्तों का रस आप इस्तेमाल कर लें। और ये वाज़ेह रहे, इस बात से आगाह रहें कि इस दौरानिए में अगर आपने मायात का ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया तो रिकवरी फेज़ में फिर आपको नकाहत, चक्कर आना, कमज़ोरी होना और गिर पड़ने वाली कैफियत पैदा हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मायात आपने उस 5 दिन में इस्तेमाल किए थे, उन मायात के अब जिस्म में अडीमा की सूरत में ज़ाहिर होने का पीरियड शुरू हो चुका है। सही। और वो अडीमा पित्ते पे वरम की सूरत में भी आ सकता है, दाएं फेफड़े से शुरू हो सकता है और फिर पेट में भी पानी भर सकता है। ये एक क्रिटिकल कंडीशन डेवलप हो जाती है। बिल्कुल सही। और ये बहरानी कैफियत मरीज़ के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। इसलिए बराए मेहरबानी इस
मौसम के लिहाज से जिस बीमारी का हम तस्करा कर रहे हैं यानी डेंगू वायरस के इन्फेक्शन का, तो उसमें इब्तदाई 5 दिनों में पानी और मायात चीज़ें यानी चाहे वो रसदार फल ही क्यों ना हो, उनका इस्तेमाल बहुत मोहतात तरीके से कराना चाहिए। ठीक है सर, आपकी बात में बिल्कुल एग्री करूँगा। और आपको मैं एक बात बताऊँ कि पिछले साल इन्हीं दिनों की बात है कि मतलब सर्द मौसम था और मैं भी जो है वो डेंगू के बुखार में मुब्तला था। और चूँकि मैं मुब्तला था, मैंने मरीज़ों का इलाज तो किया, लेकिन जब मैं ख़ुद उसमें मुब्तला हुआ तो मैंने और ज़्यादा उसको फ़ील किया कि वो है क्या। वो कंडीशन सर ऐसी होती है कि जब आपको बुखार है और डेंगू है, कुछ खाया पिया नहीं जाता, तो इंसान के पास जो है वो सोर्स ऑफ इंटेक सिर्फ उसको ये लगता है कि बस जूस ही मेरा वाहिद हल है। और चूँकि कुछ खाने की कैफियत नहीं होती, उल्टी सी आती। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि रिकवरी के फेज़ में मैंने खुद वो चक्कर वगैरह जो है वो महसूस किए। और मैं एक बात यहाँ पे, चूँकि मैंने खुद इसको फ़ील किया, मैं आपको ये बात बताऊँ कि होम्योपैथिक की अद्वियात का सर मैंने ये देखा कि बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर, रिकवरी के अंदर भी और इसके ट्रीटमेंट के अंदर भी। आप क्या इस पर राय देंगे? देखिए, इसमें आपकी बात बिल्कुल वजह है कि उस वक्त जब फेब्राइल फेज़ होता है तो उस वक्त चूँकि खाने पीने या जायका नहीं होता, तो हम जूसेस पर इन्हिसार करना चाहते हैं और जूसेस ज़्यादा से ज़्यादा पीते हैं। ये जो आपने बाद में बात की कि बाद में रिकवरी के लिए भी होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल, तो होम्योपैथिक दवा हो या कोई सी भी दवा हो, इसके इस्तेमाल की कोई ज़रूरत ही नहीं पेश आती। अगर आपने उस दौरानिए में जो फेब्राइल फेज़ था उसमें अगर पानी का इस्तेमाल या जूसेस का इस्तेमाल मुनासिब तरीके से किया होता। अब आम लोगों के लिए तो शायद ये इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद बात ना हो, लेकिन मुआलिजीन के लिए फ़ायदेमंद बात यह है कि उस दौर में जो फेब्राइल फेज़ है, उस दौर में पेशाब की जो अखराज है उसको सामने रखना चाहिए और उससे कितनी माया की ज़रूरत है उसका अंदाज़ा लगाना चाहिए। मसलन ये कि हम पेशाब की मिकदार का आधा मिलीलीटर पर आवर पर केजी के हिसाब से अगर हम जायज़ा लें तो दिन भर में 24 घंटे में कितना पेशाब खारिज किया, बस उसी के मुताबिक हमने जूसेस का या मायात का इस्तेमाल करना है। अच्छा। तो उस हवाले से इस कैलकुलेशन के साथ अगर हम चलेंगे तो हमें कोई ज़्यादा मुश्किल या क्रिटिकल फेज़ में मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही अहम बात सर आपने बताई। और एक और चीज़ मेरा सवाल ये कि अब हम देख रहे हैं कि सर्द मौसम है और हमने बात की स्नीजिंग की, फ्लू की, और अभी हम इससे बाहर आए जो है कोविड-19। तो अक्सर लोग चूँकि पहले से ही खौफ में मुब्तला हैं, तो हो सकता है जैसे उनको फ्लू शुरू हो, हालांकि वो सर्दियों का है, लेकिन वो इसमें उनको ये जहन में बात आ सकती है कि कहीं ये कोविड-19 तो नहीं। तो आम आवाम कैसे फ़र्क करे कि ये मुझे फ्लू हुआ है या मुझे कोविड-19 हो गया है सर्द मौसम में? बहुत अच्छा सवाल किया सऊद साहब आपने। कोविड-19 और डेंगू और सर्दियों की दीगर अलामात ये आपस में इंटरमिंगल्ड होती हैं। इनको हम इब्तदाई तौर पर किस तरीके से अलग अलग करके देख सकते हैं? तो वाज़ेह रहे कि डेंगू एक वायरस का मर्ज़ है और वो जिस्म को तोड़ने वाले दर्दों पर मुश्तमिल होता है। इस तरह से ये जो आइडेंटिफाई हो जाता है कि उसे डेंगू है या नहीं है। और डेंगू के लिए तो बाकायदा जो टेस्ट मौजूद होता है, उस टेस्ट कराने के बाद जो है वो अंदाज़ा हो जाता है, रूल आउट हो जाता है। इसी तरह आप कोविड-19 को देखेंगे तो कोविड-19 में जो है वो चूँकि रेस्पिरेटरी मर्ज़ है और उसके साथ उमूमी तौर पे क़े और उल्टियाँ भी हो सकती है या मोशन भी हो सकते हैं, तो उस हवाले से हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। लेकिन जो बीमारी या ये जो सर्दियों की बीमारियां हैं उसमें आमतौर पे देखने में आया है कि जहाँ नाक का फ्लू होता है वहाँ पर गले की खराशें भी देखने में आई हैं, जो कि कोविड-19 के अंदर कोई सिग्निफिकेंट सिम्टम के तौर पर नहीं है। तो इस तरह से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये कोविड-19 का केस है। लेकिन अगर ज़रा भी सस्पेक्ट हो कि कोविड-19 का केस है तो उसके लिए PCR के थ्रू टेस्ट कराकर रूल आउट किया जा सकता है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात बताई आपने। और नाज़रीन, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको जो है वो अपनी सर्दियां किस तरीके से जो है गुजारते हैं, या आप इनमें से किसी बीमारी में अगर
मुब्तला कभी हुए थे तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। डॉक्टर साहब रहेंगे हमारे साथ। आपसे मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। पकड़कर चलना सिखाया, हमारी हर तकलीफ को अपना बनाया, हमारे लिए ख्वाब सजाए, हमें इस काबिल बनाया। हमारे वालिदैन। अपने वालिदैन की कदर करें और उनके साथ वक्त गुजारें, एहसास करें कहीं देर ना हो जाए। होम्योपैथिक और बायोकेमिक दवासाजी में आलमी कायद डॉक्टर विल्मार श्वाबे, जर्मनी। नाजरीन, वेलकम बैक टू आवर शो सेहत है ज़िंदगी ऑन NBTV, स्पॉन्सर्ड बाय दारुल अद्वियार, एक्सक्लूसिव पार्टनर डॉक्टर विल्मार श्वाबे, जर्मनी। हमारे साथ सेट पे मौजूद हैं। मैं फिर से एक बार वेलकम करना चाहूँगा होम्योपैथिक डॉक्टर इलाही बख्श साहब। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि सर्दियों में वो कौन कौन सी बीमारियाँ हैं जो होती हैं। तो हमने बात की कि फ्लू, डेंगू और आजकल जो है वो कोविड-19, इन तीनों में कैसे फ़र्क किया जाए। अच्छा सर, आप मुझे एक बात बताएं कि वो बच्चे जो कि सर्द मौसम में पैदा होते हैं और वो बच्चे जो कि गर्मियों के मौसम में पैदा होते हैं, तो वो बच्चे जो सर्द मौसम में पैदा होते हैं, क्या वो उनको ज़्यादा बीमारी लगने का अंदेशा होता है? सर्द मौसम या गर्म मौसम में पैदा होने का कोई तफरीक तो नहीं की जा सकती, लेकिन बहरहाल बच्चा किसी भी मौसम में पैदा हो, हर मौसम के लिए उसको जहनी वो तैयार होना पड़ता है जिस्मानी तौर पे। अगर गर्म मौसम में भी हुआ है तो उसको पहली सर्दी जब भी का सामना करना पड़ेगा, उस पहली सर्दी में यकीनन सर्दी की बीमारियों का सामना भी करना पड़ेगा या सर्दियों की कैफियत से गुज़रना पड़ेगा। ज़रूरी है कि बच्चों को जो है वो रूम टेम्परेचर पे रखा जाए, सर्दियों के मौसम में भी और गर्मियों में भी। ऐसे मौसम में ना, ऐसे हालात में ना रखा जाए कि जो उनके जिस्म के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। वो बच्चे जो सर्दियों में पैदा हो रहे हैं, यकीनन उनके जिस रूम को गर्म रखा जाए। यहाँ पे मैं बात वाज़े कर दूँ कि हीटर या किसी और हवाले से जब हम रूम को गर्म करते हैं तो गर्म रूम बज़ाते ख़ुद हमारे जिस्म से मायात के अखराज का बाइस बनता है। तो वो लोग जो हीटर के सामने बैठे रहते हों या वो लोग जो कि गर्म जगहों पर रहते हों सर्दियों में भी, उन लोगों को चाहिए कि वो मायात का इस्तेमाल या लिक्विड का इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि पानी की कमी ना होने पाए। और पानी की कमी अगर एक बार हो जाती है तो उन्हें नकाहत भी तारी होने लगती है। और इसी तरह बच्चों में भी जो है, तो छोटे बच्चों में तो ख़ास तौर पे देखा गया है कि उनकी छाती बहुत जल्दी जकड़ती है सर्दियों के मौसम में, और उसका ख्याल रखने के लिए यकीनन माएँ जो हैं उनके हाथ और पाँव को गर्म रखती हैं। उनके हाथों पे दस्ताने हैं या पाँव में मोज़े हैं या सर को ढाँप के रखना है, ये सब चीज़ें रखती हैं, तो अल्टीमेटली उनका जिस्म गर्म रहता है। ये कहना कि सिर्फ छाती को ढाँप के रखें और हाथ पैर खुले रहें, तो वाज़ेह है कि जो हमारे जिस्म की एक्सट्रीम होती हैं, जैसे हाथ, पाँव, नाक, कान या सर, ये एक्सट्रीम्स कहलाती हैं। यहाँ पर सर्दी का सबसे ज़्यादा जो है वो असर पड़ता है। और चूँकि हमारे जिस्म में खून तो हर आन गर्दिश कर रहा है, वो हमारे इन हिस्सों से जब गुजर के वो जाता है तो ठंडा होके चला जाता है, तो इस तरह से हमारे पूरे जिस्म को ठंडा करने का सबब बनता है। इसी तरह जब हम मोज़े पहन लेते, दस्ताने पहनते हैं, मोज़े पहन लेते हैं या सर को ढाँप लेते हैं, तो उस सूरत में वो खून गर्म होकर पूरे जिस्म को गर्म कर देता है। ठीक है, तो ये काफ़ी होता है। और उसमें ये कि इतना भी ढाँप के ना रखें कि पसीना आए और हम पानी की कमी का शिकार हो जाएँ, लेकिन इतना ज़रूर करें कि हम सर्दी के मौसम से बचे रहें। अच्छा सर, मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपका
सर्दियों का रूटीन क्या होता है, मतलब वो कौन सी ऐसी अशिया हैं जिनका आप सर्दियों में ख़ास तौर पे इस्तेमाल होता है आपका, ताकि आप सर्दियों की बीमारी से बच सकें? देखिए, सर्दियों की बीमारी से बचने के हवाले से कुछ शराइत हैं कि अगर मैं फ़र्ज़ करें कि दमे का मरीज़ हूँ तो मुझे वो हर उस चीज़ से बचना चाहिए जो मेरी एलर्जी को तेज़ तर कर दे। अब उसमें बहुत से लोगों को ठंडी चीज़ें मुनासिब महसूस होती है और बहुत से लोगों को ठंडी चीज़ें उनके लिए मुश्किलात पैदा कर देती हैं। ये हर एक के लिए डिफरेंट हो सकता है, डिपेंड करता है कि कौन सा एलर्जन है कि जो उनको तंग कर रहा है और दमे का शिकार कर रहा है। इसी तरह वो लोग जिनको हाजमे की ख़राबी रहती है या हाजमा जल्द ख़राब हो जाता, उनको ज़रूरी है कि वो खाना खाने के बाद अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को बहाल रखें। फ़िज़िकल एक्टिविटी ना सिर्फ सर्दियों को रोकने में मदद देगी बल्कि निज़ाम हाजमा को भी बेहतर करने में मदद देती है और हम हाजमे की ख़राबियाँ जिसमें मोशन भी हो सकते हैं, जिसमें उल्टियाँ भी हो सकती हैं, इनसे बचे रहते हैं। इसी तरह हम बूढ़े लोगों को देखते हैं कि वो सर्दियों के मौसम में ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं कि जो बहुत ज़्यादा गर्मी पहुंचाने वाली होती हैं, वो बाज़ औक़ात नुकसानदेह भी हो सकती हैं। इसलिए मोहतात या एतदाल पर रहते हुए चीज़ों का इस्तेमाल करें और ऐसी चीज़ें इस्तेमाल ना करें कि जिनसे उनकी अपनी बीमारियां उठ खड़ी हों, जैसे जोड़ों का दर्द अगर बूढ़े लोगों को है तो उनके लिए तकलीफ़ दे हो सकता है। वो लोग जो कि मोटापा या मोटापे का शिकार हैं और वो उनके लिए और मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। इसी तरह बहुत सी बीमारियां बहुत से लोगों को हो सकती हैं, तो वो उनके हालात के मुताबिक जो है वो चीज़ों को इस्तेमाल करें और इसी तरह के माहौल को भी वो अडॉप्ट करें। ठीक है, बिल्कुल आपने से बताया। अच्छा सर, ये बताएं कि अक्सर ये सुनने में आता है कि अगर सर्दियों में आप अदरक वाली चाय पिएं और इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल से क्या हम सर्दियों की बीमारी से बच सकते हैं, हमारे अंदर इम्यूनिटी बहाल हो जाती है? बेशक, इसमें कोई शक नहीं कि हम सर्दियों के मौसम में अपने आप को गर्म रखने के लिए ग़िज़ा का सहारा लें तो एक तरफ हमें एनर्जी भी मिलती है और दूसरी तरफ हमें वो तवानाई मिलती है कि जो फौरी तौर पे जिस्म को ठंड से बचाने का सबब बनती है और इस तरह से हम जो है वो अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं। सेहतमंद रख सकते हैं, बिल्कुल सही। और इसके साथ साथ आप जो है वो ये बताएं कि शुगलर सॉल्ट का क्या रोल है, मतलब सर्दियों की बीमारी के ऊपर, क्या ये बचा सकती हैं हमें? देखें, बायोकेमिक के जो मिनरल साल्ट्स हैं या टिश्यू साल्ट्स हैं उनमें बहुत सी बीमारियों का जो है वो हल मौजूद है और उस सिलसिले में यकीनन एक माहिर बायोकेमिक डॉक्टर जो है वो बेहतर तौर पे तजवीज़ कर सकता है कि कौन सी दवाएं उसे इस्तेमाल करनी चाहिए। यकीनन सर्दियों के हवाले से भी बहुत सी ऐसी, इन 12 साल्ट्स में से कुछ साल्ट ऐसे हैं कि जो एक्सक्लूसिवली इस्तेमाल किए जा सकते हैं और उनसे हम सर्दियों की आम बीमारियों से बच सकते हैं या फिर वो बीमारियां जो कि हमें पहले से लाहक हो लेकिन सर्दियों की वजह से उनकी अलामात या शिद्दत में इजाफ़ा हो गया हो, उनमें कमी रख सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, अभी आपने बात की थी सर डिहाइड्रेशन की, और ये समझता हूँ मैं बहुत बड़ा फैक्टर है हमारा कि चूँकि हमें जो है वो सर्दी लग रही होती है तो हम अपना वाटर का इंटेक को जो है वो कर देते हैं बहुत कम, कि कहीं ज़्यादा पानी पिएंगे तो ऐसा ना हो कि हमें बार बार वॉशरूम की हाजत हो। और आपने बताया कि ये बहुत ज़्यादा ड्राइनेस का और नकाहत का जो है सबब बन जाती है। तो सर्दियों के मौसम में कितनी मिकदार में हम जो है वो वाटर का इंटेक कर सकते हैं? देखिए, सर्दियों की जो पानी की मिकदार या मायात की जो इस्तेमाल है तकरीबन उतना ही रहता है जितना कि हमारे जिस्म के लिए गर्मी में ज़रूरत पड़ती है। चूँकि गर्मी में पसीने के ज़रिए हमारे जिस्म से बुखारात बन के पानी ज़ाया हो जाता है, इसलिए हम ज़्यादा पानी पीने को तरजीह देते हैं। लेकिन हम दूसरी तरफ ये भूल जाते हैं कि जब हम हीटिंग सिस्टम में बैठे हुए होते हैं या हीटर के सामने बैठे हुए होते हैं तो उसी तरह की गर्मी से दो चार होते हैं जो कि हम गर्मियों के अंदर जो है आम माहौल में फेस कर रहे होते हैं। तो पानी का जो है वो अखराज तो तकरीबन वहाँ पर भी उतना ही हो रहा होता है। इसी तरह जब हम ठंडी जगह पे होते हैं तो हमारी पेशाब की मिकदार भी बढ़ जाती है। तो पानी का इस्तेमाल कम व बेश
वही रहता है, लेकिन उसकी शक्ल बदल जाती है। आम हालात में यानी गर्मियों के मौसम में हम पानी जो है वो शरबत या किसी और सूरत में मशरूब की सूरत में पीते हैं। यहाँ पर हम जूसेस की सूरत में भी पी सकते हैं और सूप की सूरत में भी पी सकते हैं। हत्ता कि जो शोरबे वाली ग़िज़ाएँ हैं वो भी हमारे लिए पानी जो है वो पानी की कमी को दूर करने का सबब बन सकती है। सबब बन सकती है। अच्छा, एक आम बात जो है वो आवाम के अंदर है, वो ये कि अक्सर लोग ये बोलते हैं कि सर्दियों के मौसम में डॉक्टर्स की ओपीडी जो है वो स्लो हो जाती है, तो इसका मतलब ये कि लोग ज़्यादा बीमार शायद नहीं होते, तो क्या इसमें हकीकत है? ऐसा नहीं है। किसी ज़माने में कहा जाता था कि सर्द मौसम जो है वो हेल्दी सीज़न कहलाता था, लेकिन अब कोमॉर्बिडिटी के तस्वुर ने इस बात को गलत साबित कर दिया है। कोमॉर्बिडिटी से मुराद है कि सर्दियों से बीमार होने का मकसद ये नहीं कि सर्दियों ही की बीमारियां हो, बल्कि वो बीमारियां जो कि गर्मियों और सर्दियों में मौजूद रहती हैं लेकिन सर्दियों में उसका इजाफा हो जाता है। मसलन मैं अगर ये कहूँ कि सर्दियों में दिल के दौरे ज़्यादा पड़ते हैं तो कहाँ से हेल्दी सीज़न हो गया, वो तो और ज़्यादा तकलीफ दे हो गया। सर्दियों के मौसम में एक और चीज़ जो कि आम तौर पर देखी गई है कि हम मायूसी का शिकार होते हैं या डिप्रेशन में जाते हैं। डिप्रेशन सर्दियों की बीमारी कहलाती है या सर्दियों की कैफियत का नाम है। तो उससे भी निपटने के लिए वाहिद हल हमारे पास फिज़िकल एक्टिविटी का है कि अगर हम फिज़िकली एक्टिव होंगे तो हम डिप्रेस नहीं होंगे और डिप्रेशन से बचे रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। एक्सरसाइज आपने बताया जी बार बार कि बहुत ज़रूरी है। एक तो आपकी फिज़िकल एक्टिविटी भी होती है और आप सर्दियों से भी जो है वो अपने आप को बचा सकते हैं। लास्ट मैसेज सर आप क्या देंगे हमारे नाज़रीन को कि वो सर्दियों में ऐसे कौन से अवामिल इख्तियार करें कि जिससे वो सर्दियों की आम बीमारी से भी बच सकें और दूसरों को फैलाने से भी बच सकें? देखिए, सर्दियों की तकालीफ से बचने के साथ साथ दो चीज़ें तो ध्यान में रखनी है हमने कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहाने से हमारी तकलीफ़ में कमी नहीं बल्कि इजाफा हो सकता है। सर्दियों में हम आम तौर पे बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहाते हैं और वो नुकसानदेह हो सकती है। उससे जल्द खुश्क हो जाती है, जल्द झुलस जाती है और हमें ख़ारिश होने लगती है। हाँ, एक बात भी इसमें इजाफा करता चलूँ कि सर्दियों में जल्द की खुश्की की वजह से जल्द भी ख़ारिश भी होने लगती है और उसका बेहतरीन और सादा सा हल ये है कि नहाने के बाद आप थोड़ा सा सरसों का तेल जिस्म पर मल लें और गर्म पानी जिस्म पर बहा दें, तो इजाफी तेल जो लगा हुआ होगा जिस्म पर वो गर्म पानी के ज़रिए ज़ाया हो जाएगा और एक बिल्कुल बारीक सी लेयर हमारे जिस्म पर रह जाएगी जो कि हमें सर्दियों से प्रोटेक्ट करेगी या जल्द की खुश्की से प्रोटेक्ट करेगी और हम ख़ारिश का शिकार नहीं होंगे। दूसरा ये कि सर्दियों के मौसम में हमें तैयारी के साथ सर्दियों को कबूल करना चाहिए। मसलन अगर कहीं हम बाहर जा रहे हैं तो यकीनन गर्म कपड़े पहन के जाएँ और गर्म लिबास का इस्तेमाल करें। ऐसे लिबास को इस्तेमाल करें जिससे कि हमारे कान और सर में जो है वो सर्दी ना लगे या सीने पे सर्दी ना लगे या हाथों पे सर्दी ना लगे। दूसरा ये कि हम मशरूबात में या खाने पीने की चीज़ों में उन चीज़ों का इस्तेमाल करें जो मौसम से मुताबिकत रखती हों और चलना फिरना ना भूलें। तो ये हम सर्दी की बीमारियों को मुकाबला कर सकेंगे। जी नाज़रीन, ये वो सारी बातें हैं कि जिनसे हम सर्दियों की बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। एक बार फिर से मैं शुक्र गुज़ार हूँ हमारे हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर इलाही बख्श साहब का कि आपने जो है वो अपनी मसरूफियात में से हमें वक्त दिया। नाज़रीन, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको आज का प्रोग्राम हमारा कैसा लगा। अपना फीडबैक दें और जो सवालात हों उनको भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। आपसे मुलाकात होगी फिर से इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़। वज़ीर, मैंने तो वैक्सीनेशन करा ली, अब मैं महफूज भी हूँ और एहतियात भी ख़त्म। आप तो महफूज हो गए, लेकिन आप अब भी कोविड फैलाने का सबब बन सकते हैं, इसलिए एहतियात ज़रूरी है। वैक्सीनेशन के बाद भी तमाम एहतियाती तदाबीर को हरगिज़ न छोड़ें। अपने साथ साथ सबका ख्याल रखें। आएँ, बनाएं मिलकर एक सेहतमंद पाकिस्तान। एहसास करें, कहीं देर ना हो जाए। होम्योपैथिक और बायोकेमिक दवासाजी में आलमी कायद डॉक्टर विल्मार शुआबे जर्मनी।